नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज में आज ये हमारा 11वीं क्लास है, ये 11वां चैप्टर है। आज के चैप्टर से पहले हमने एक शासक पढ़ा गुलाम वंश का, जिसका नाम था रकनुद्दीन फिरोज शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश शासक बनता है और इल्तुतमिश अपना उत्तराधिकारी रजिया को चुनता है। किंतु जो तुर्क अमीर थे या तुर्कानी चिहलगानी के 40 सदस्य थे, उन्होंने रजिया को उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया। इल्तुतमिश के मरने के बाद उन्होंने रजिया को सुल्तान बनाने से इनकार कर दिया और उन्होंने इल्तुतमिश के दूसरे पुत्र, पहले पुत्र की मृत्यु इल्तुतमिश के समय ही हो चुकी थी, जिसका नाम नासिरुद्दीन था, जिसी की स्मृति में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बना, जो भारत का पहला मकबरा था। दूसरे पुत्र रकनुद्दीन फिरोज शाह को तुर्कान चिहलगानी के सदस्यों ने सुल्तान बना दिया। अयोग्य था, 8 माह उसकी सत्ता चली। रजिया ने जनता से अनुरोध किया, जनता ने रजिया को सुल्तान बनाने में सपोर्ट किया, कुछ अमीर वर्ग ने सपोर्ट किया और ऐसे 1236 नवंबर 1236 में रजिया सुल्तान बन जाती है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो रजिया सुल्तान को लेकर के है। रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का जो समय है रहेगा वो 1236 से लेकर के 1240। ऐसा कहा जाता है रजिया सुल्तान का समय 3 वर्ष 6 माह और लगभग 6 दिन, ये लगभग 3.5 वर्ष सत्ता में रहती है रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया किस प्रकार से सुल्तान बनी वो मैं आपको बता चुका था कि रकनुद्दीन फिरोज शाह तुर्कान का आतंक बढ़ रहा था। उनका जो प्रशासन में अनावश्यक हस्तक्षेप था, जनता को जो परेशान किया गया, इस वजह से जनता ने रजिया को सपोर्ट किया और रजिया अमीर वर्ग की सहायता से और जनता की सहायता से सुल्तान बन जाती है। तो पहली बार ऐसा हुआ इस्लामिक कानून के अकॉर्डिंग, इस्लामिक कानून में, कि जनता ने अपने सुल्तान को चुना और वो सुल्तान रजिया थे। सुल्तान बनाने में महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाया करती थी वह सूबेदारों की होती थी, यानी कि सूबेदारों की सुल्तान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। अब रजिया जब सुल्तान बनी तो रजिया के सुल्तान बनने में सूबेदारों का कोई बड़ा योगदान नहीं था। सूबेदार यह चाहते थे या प्रांतीय गवर्नर यह चाहते थे कि जो सुल्तान बने या हटे उसमें हमारी इच्छा जरूर शामिल हो, किंतु रजिया ने इनकी इच्छा नहीं जानी। ऐसे में ये गवर्नर जो पक्ष था वो नाराज हो गए। इन्हीं गवर्नरों में जिन्होंने प्रारंभ में रजिया का विरोध किया, उसमें सबसे पहले रजिया का जो वजीर, यानी कि जो सल्तनत काल में इल्तुतमिश के समय वजीर था, निजामुल मुल्क जुनैदी। ठीक है, निजामुल मुल्क जुनैदी जो उस समय वजीर के पद पर थे, वह नहीं चाहते थे कि रजिया सुल्तान बने। इसलिए निजामुल मुल्क जुनैदी ने रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और अपने पक्ष में कुछ गवर्नर या सूबेदारों को मिला लिया, जिसमें लाहौर का सूबेदार मलिक अलाउद्दीन जानी, मुल्तान का सूबेदार कबीर खां एयाज, मुल्तान का सूबेदार कबीर खां एयाज। नेक्स्ट, एक और गवर्नर थे इस समय, बदायूं। बदायूं के जो गवर्नर थे उनका नाम था इजुद्दीन। बदायूं के गवर्नर इजुद्दीन सलारी और हांसी के गवर्नर, लाहौर के गवर्नर मलिक अलाउद्दीन जानी, मुल्तान के गवर्नर कबीर खां एयाज, बदायूं के गवर्नर इजुद्दीन सलारी और हांसी के गवर्नर सैफुद्दीन कुची ने सैफुद्दीन कुची
इन लोगों ने मिलकर रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया कि रजिया सुल्तान नहीं बननी चाहिए, अगर वो सुल्तान है तो उसे हटना चाहिए। तो पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रजिया सुल्तान तो बन गई, लेकिन सुल्तान बनने के बाद उसे सर्वप्रथम किसके विद्रोह का सामना करना पड़ा। तो मैंने कुछ नाम लिखे हैं यहाँ पे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसके वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी, लाहौर का गवर्नर मलिक अलाउद्दीन जानी, मुल्तान का गवर्नर कबीर खां एयाज, और बदायूं का गवर्नर इजुद्दीन सलारी, और हांसी का गवर्नर सैफुद्दीन कुची ने रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। आप इस मैप में देख सकते हैं कि कौन सा प्रांत किस स्थान पर है। जैसे कि इस स्थान पर लाहौर है, ये मुल्तान, ये सिंध वाला पार्ट, ये भटिंडा, दिल्ली से ऊपर हांसी, ये दिल्ली, ये बदायूं, ये कड़ा, और ये लखनऊ। अगर मैं इस मैप को बनाना चाहूं तो ये जो क्षेत्र है यह दिल्ली सल्तनत में आता था। ठीक है, जो मैंने अंडरलाइन किया है, भारत का एक पार्ट, उत्तर भारत का एक पार्ट, ये दिल्ली सल्तनत थी। इल्तुतमिश के समय, रजिया सुल्तान के समय ये वाला हिस्सा दिल्ली सल्तनत में था। तो इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। प्रारंभ में ही रजिया के सुल्तान बनते ही ये दिल्ली पहुंचते हैं और एक बड़ी सेना तैयार कर लेते हैं रजिया को पद से हटाने के लिए। ऐसे में रजिया सबसे पहले इनके विद्रोह का दमन करती। रजिया ने छुटपुट युद्ध किए इनके साथ, लेकिन सफलता नहीं मिली। रजिया ने कूटनीति का सहारा लिया और मुल्तान के गवर्नर कबीर खां एयाज को और मुल्तान के गवर्नर कबीर खां एयाज को और बदायूं के गवर्नर इजुद्दीन सलारी को अपने पक्ष में कर लिया। रजिया ने इन्हें अपने पक्ष में कर लिया और इनको अपने पक्ष में करने के बाद में इन विद्रोहियों की स्थिति कमजोर होगी और रजिया ने ये खबर फैला दी कि अब सैफुद्दीन कुची, अलाउद्दीन जानी और निजामुल मुल्क जुनैदी को कैद करके मार दिया जाएगा। जैसे ही निजामुल मुल्क जुनैदी, अलाउद्दीन जानी और सैफुद्दीन कुची को ये खबर मिली, यह अपना शिविर छोड़ करके भाग जाते हैं। रजिया को अपनी कूटनीति में सफलता मिली। रजिया ने इनका पीछा करवाया, इसकी भी मृत्यु हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है और यह भी बाद में जाकर के पहाड़ों में मारे जाते हैं। तो इस तरह से प्रारंभ में रजिया के जो विरोधी थे और रजिया ने इन विरोधियों का डटकर मुकाबला किया, सामना किया और विद्रोहियों के विद्रोह को शांत कर दिया अपनी कूटनीति के दम पर। तो इस प्रकार से प्रारंभिक विद्रोह रजिया ने शांत कर दिए और अपनी कूटनीति का परिचय दिया। जनता को लगा कि अब हमने एक अच्छा नेता चुना है जो हमारे लिए सही कार्य करेगा। तो रजिया ने इस प्रकार से प्रारंभिक विद्रोह का दमन कर दिया। अब देखिए रजिया के कार्य कि रजिया ने क्या कार्य किए। सर्वप्रथम रजिया ने अपने प्रांत में यानी दिल्ली सल्तनत में कुछ महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति की। उन महत्वपूर्ण पदों में अब रजिया को वजीर तो चुनना पड़ेगा। जो वजीर है जुनैदी, उसने तो विद्रोह किया और रजिया ने उसकी विद्रोह का दमन किया। तो रजिया ने अपना नया वजीर चुना और नया वजीर रजिया जिसे बनाती है उसका नाम है मुहज्जबुद्दीन। ठीक है, मुहज्जबुद्दीन को रजिया ने नया वजीर चुना। इसके बाद ऐबक बहतू को मीर बख्शी के पद पर चुना। ऐबक बहतू को रजिया ने मीर बख्शी के पद पर चुना। ऐतगीन, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है ऐतगीन, जिसे रजिया ने बदायूं का गवर्नर बनाया और साथ साथ इसे अमीर ए हाजिब का पद भी दिया। अमीर ए हाजिब का पद भी दिया। नेक्स्ट अल्तुनिया, अल्तुनिया को रजिया ने भटिंडा का गवर्नर बनाया, यानी भटिंडा की सूबेदारी इसको दी। अल्तुनिया को रजिया ने भटिंडा की सूबेदारी दी। कबीर खां एयाज, ये वही कबीर खां एयाज है जिसने प्रारंभ में रजिया के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो कबीर खां एयाज जब कूटनीति के माध्यम से रजिया से मिल गया था तो रजिया ने इसे लाहौर का सूबेदार बनाया, लाहौर का इक्तिदार बनाया। तो इस तरह से रजिया ने अपने महत्वपूर्ण पदों पर इन व्यक्तियों की नियुक्ति की। तो वजीर मुहज्जबुद्दीन को बनाया, ऐबक बहतू को मीर बख्शी के पद पर नियुक्त किया, ऐतगीन को बदायूं का गवर्नर बनाया, साथ ही से अमीर हाजिब का पद भी दिया। अल्तुनिया को भटिंडा का गवर्नर बनाया गया और कबीर खां एयाज को उसने लाहौर का गवर्नर बनाया। अब रजिया ने सुल्तान बनने के बाद, अपने विद्रोह का दमन करने के बाद में महत्वपूर्ण पदों पर अपने विश्वास पात्र व्यक्तियों की नियुक्ति कर दी। इसी महत्वपूर्ण कार्य में रजिया ने एक अन्य तुर्क या गैर तुर्क जिसका नाम है याकूत, याकूत को रजिया ने अमीर ए
आखुर का पद दिया। अमीर आखुर से तात्पर्य है अश्वशाला का अध्यक्ष। याकूत एक गैर तुर्क था, अबिसिनियाई मुसलमान था, यानी कि जहां पर शासन तुर्कों का था, उनके मंत्री, महत्वपूर्ण पद, अमीर वर्ग थे, वो सब तुर्की थे। किंतु याकूत एक गैर तुर्की था, फिर भी रजिया ने उसे बहुत महत्वपूर्ण पद दिया, अमीर आखुर, जो उसका विश्वास पात्र था। एक इतिहासकार है जिनका नाम है इसामी। इतिहासकार हैं जिनका नाम है इसामी। इसामी ने याकूत और रजिया सुल्तान के प्रेम संबंधों की चर्चा की है कि दोनों के मध्य प्रेम था, और इसी प्रेम की वजह से अमीर वर्ग या तुर्कानी चेहलगानी के सदस्य रजिया के विरोधी भी हो गए थे। तो यह बात इतिहास में सिर्फ और सिर्फ इसामी कहता है कि इसामी ने ही याकूत और रजिया के प्रेम संबंधों की चर्चा की है। बाकी अन्य किसी भी इतिहासकार ने इस चीज का दावा नहीं किया कि याकूत के साथ रजिया के प्रेम संबंध थे। ठीक है, तो सिर्फ इसामी कहता है। याद रखना कि किस व्यक्ति ने या किस इतिहासकार ने रजिया और याकूत के प्रेम संबंधों की चर्चा की है, तो वह व्यक्ति कौन सा है? इसामी है। ठीक है, याकूत गैर तुर्की अबिसिनियाई मुसलमान था। हाँ, ये जरूर है कि याकूत के ऊपर रजिया का कुछ अत्यधिक प्रभाव था, इस वजह से उसे एक महत्वपूर्ण पद दिया गया, और बिना किसी परमिशन के वो रजिया से वार्तालाप या बातचीत या जो भी है वो सलाह मशवरा करता था। ठीक है, फिर एक बात और लिखी गई है इतिहास में कि जब रजिया घोड़े पर बैठती थी तो याकूत उसे बैठने में हेल्प करता था या मदद करता था उसे घोड़े तक पहुंचने में। ठीक है, तो ये रजिया के महत्वपूर्ण पद जो उसने सृजित किए, मुहाजुबुद्दीन को वजीर, ऐबक बहतू को मीर बख्शी, एतगिन को बदायूं, अल्तुनिया को भटिंडा गवर्नर, कबीर खां अयाज को लाहौर और याकूत को अमीर आखुर का पद दिया। ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, रजिया का प्रशासन अच्छा चल रहा है। रजिया ने अपने पिता इल्तुतमिश के द्वारा बने प्रशासन को काफी लंबे समय तक बना के रखा, किंतु उस राजपूतों से उसका प्रतिरोध चलता रहा। वो रणथंभौर को जीतने में असफल रहती है। ठीक है, ग्वालियर को जीतने में असफल रहती है, वो नहीं छोड़ भी देती है। ठीक है, लेकिन इस सत्ता पर उसने अपना प्रभाव बनाए रखा। अब प्रशासन का कार्य सब ठीक चल रहा है। रजिया के दरबार में जो तुर्कानी चिहलगानी के सदस्य हैं, उनका इंटरफेयर काफी बढ़ रहा था। वह चाहते थे कि प्रशासन में सारे कार्य हमारे हिसाब से किए जाए, किंतु रजिया ने प्रशासन के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को अपने द्वारा किए जाना प्रारंभ कर दिया। तो रजिया के कुछ कार्य ऐसे जिसकी वजह से तुर्कानी चिहलगानी उससे नाराज हुए। रजिया का पुरुषों की तरह कपड़े पहनना, रजिया का पुरुषों की तरह कपड़े पहनना जिनमें कुबा और कुलाहा था। वो पुरुषों की भांति टोपी पहनती थी और पुरुषों की भांति कुर्ता पहनती थी। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग करके खुले मुंह दरबार में आना और दरबार की कार्यवाही में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, पुरुषों की तरह कपड़े पहनना, मर्दाना रवैये की वजह से, और इस तरह से तुर्कानी चिहलगानी रजिया के विरोधी हो जाते हैं कुछ समय के बाद में, और वो चाहते हैं कि किसी तरह से रजिया को गद्दी से हटा दिया जाए और इल्तुतमिश के अन्य पुत्र को गद्दी पर बैठा दिया जाए। अब षड्यंत्र का खेल वापस चालू होगा। एक षड्यंत्र को रजिया दबा चुकी है, पहले अपने प्रभाव को बढ़ा देती है वो दरबार में, किंतु उसके जो कार्य थे उसकी वजह से तुर्कानी चिहलगानी 40 गुलामों का जो दल है जिसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी, वो काफी इंटरफेयर करते थे। उन इंटरफेयर को भी रोक दिया था रजिया ने, लेकिन अब उनका जो कार्य था वो उनके हाथ से जा रहा था और वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। इसीलिए अब तुर्कानी चिहलगानी के सदस्यों ने मिलकर के रजिया को उसके पद से हटाने के लिए कार्य करना प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ में उन्हें सफलता नहीं मिलती है। अब एक व्यक्ति जिसका नाम है एतगिन, रजिया ने इसी एतगिन को बदायूं का गवर्नर बनाया और इसके साथ ही इसे अमीर हासिब का पद भी दिया। तो एतगिन ने षड्यंत्र रचा और एतगिन के षड्यंत्र में भाग लिया कबीर खां अयाज। तीसरी बार नाम आ रहा है कबीर खां अयाज का। पहली बार जब नाम आया था तब इसने रजिया के प्रारंभ में विद्रोह किया था और रजिया से मिल जाता है। इसके बाद रजिया इसे लाहौर का सूबेदार बनाती है, और एतगिन दूसरा जो सपोर्टर था एतगिन का, उसका नाम था अल्तुनिया। ठीक है, ये तय था कि रजिया को दिल्ली में नहीं मारा जा सकता या दिल्ली में उसके विरुद्ध विद्रोह नहीं कर सकती, क्योंकि दिल्ली में उसे जनता का सपोर्ट था कि जनता की सहमति से वो सुल्तान बनी थी। तो ऐसे में एतगिन जो उस समय महत्वपूर्ण पद पर था, एतगिन ने एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रच करके कबीर खां अयाज जो उस समय लाहौर का गवर्नर था, कबीर खां अयाज को कहा गया कि आप लाहौर में विद्रोह कर दीजिए
और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दीजिए, रजिया दिल्ली से बाहर निकलेगी, तब हम दिल्ली में तख्ता पलट कर देंगे। तो लाहौर में एतगीन के कहने पर कबीर खां एयाज ने विद्रोह कर दिया। रजिया जो सुल्तान थी, रजिया ने बिना देरी किए हुए लाहौर में पहुंचकर कबीर खां एयाज की विद्रोह का क्या कर दिया, दमन कर दिया। ठीक है, जब तक एतगीन या अन्य लोग कबीर खां एयाज की सहायता कर पाते, उससे पहले ही रजिया ने कबीर खां एयाज के विद्रोह का दमन कर दिया। कबीर खां एयाज लाहौर छोड़कर के भाग रहा था, किंतु सिंधु नदी के पार या चिनाब नदी के पार मंगोलों के आक्रमण का खतरा था। वह रुक जाता है और आत्मसमर्पण कर देता है। रजिया उसे माफ कर देती है और लाहौर की जगह उसे मुल्तान का गवर्नर बना देती है। अब रजिया कबीर खां एयाज के विद्रोह का दमन करके पुनः लौटाती है दिल्ली। उसे आए हुए अभी 10 ही दिन हुए थे कि भटिंडा में अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। भटिंडा में किसने विद्रोह कर दिया? अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया भटिंडा में। अब रजिया दिल्ली छोड़कर के पुनः भटिंडा जाती है अल्तुनिया की विद्रोह का दमन करने, और रजिया के साथ में जाते हैं याकूत, भटिंडा में विद्रोह का दमन करने। योजना के अकॉर्डिंग याकूत को पहले ही रास्ते में मार दिया जाता है। योजना एतगीन कबीर खां अल्तुनिया की योजना के अकॉर्डिंग याकूत का पहले ही मार दिया जाता है। रजिया भटिंडा पहुंचती है, अल्तुनिया से उसका युद्ध होता है और इस युद्ध संघर्ष में रजिया पराजित हो जाती है और रजिया को कैद कर लिया जाता है। रजिया को भटिंडा में क्या कर लिया गया? कैद। जैसे ही रजिया कैद होती है और ये जब सूचना एतगीन को मिलती है, तो एतगीन दिल्ली में इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र जिसका नाम है बहराम शाह, बहराम शाह को सुल्तान बना देता है। बहराम शाह को सुल्तान बना देता है और एतगीन एक नए पद अमीर एक नए पद पर बैठता है। बहराम शाह ने एतगीन को अमीर ममालिक का पद दिया। ठीक है, नया पद था, सृजित किया गया था बहराम शाह के द्वारा, तो एतगीन को अमीर ममालिक का पद दे दिया। ठीक है, रजिया के कैद के बाद में बहराम शाह दिल्ली का सुल्तान बना और इसे सुल्तान एतगीन ने बनाया, इसलिए एतगीन को अमीर ममालिक का पद दिया गया। किंतु कुछ समय बाद ही बहराम शाह और एतगीन के मध्य संबंध बिगड़ जाते हैं और बहराम शाह एतगीन की हत्या करवा देता है। जैसे ही एतगीन की हत्या होती है, ठीक है, अब अल्तुनिया पहले से ही नाराज था एतगीन से, क्योंकि इसे कोई महत्वपूर्ण पद नहीं दिया गया और एतगीन की मृत्यु के बाद में उसे अब कोई उम्मीद भी नहीं थी कि बहराम शाह उसे कोई महत्वपूर्ण पद देगा। ठीक है, रजिया भी चाहती थी वो किसी तरह से दिल्ली पहुंचकर पुनः सुल्तान बने। अब उसके पास कोई मार्ग नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद रजिया ने जैसे तैसे सुल्तान बनने के लिए एक अपना अंतिम दाव खेला और अंतिम दाव में रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। अल्तुनिया को भी महत्वपूर्ण पद चाहिए था, रजिया को पुनः सुल्तान की गद्दी चाहिए थी, तो अल्तुनिया ने रजिया से विवाह किया और दोनों अपनी थोड़ी बहुत सेना इकट्ठी करके, यानी भटिंडा की सेना इकट्ठी करके, खोखरों से आदि से सहायता लेकर के रजिया और अल्तुनिया दोनों पहुंच जाते हैं दिल्ली। दिल्ली में केंद्र में सत्ता में जो बैठा है वह कौन है? बहराम शाह। तो रजिया और अल्तुनिया दोनों दिल्ली पहुंचे। केंद्र की सेना से यानी कि शाही सेना से रजिया और अल्तुनिया का युद्ध हुआ, जिसमें अल्तुनिया और रजिया पराजित हो जाते। पराजित होने के बाद में उन्हें लगता है कि दिल्ली को जीतना आसान नहीं है, वो दिल्ली से भाग जाते हैं और जहां वे पहुंचते हैं वो जगह होती है कैथल। कैथल इस समय हरियाणा में है और यहीं कैथल में जब वो एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे अल्तुनिया और रजिया, उसी समय कुछ डाकुओं द्वारा रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर जाती है और इस तरह से रजिया का दुखद अंत हो जाता है कैथल में। रजिया की समाधि कैथल में भी है और दिल्ली में भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रजिया की समाधि दिल्ली और कैथल दोनों ही स्थानों पर है। तो रजिया की मृत्यु कैथल में हुई 14 अक्टूबर के दिन। ठीक है, 14 अक्टूबर 1240 को रजिया की मृत्यु कैथल में हो जाती है और इस तरह से रजिया का दुखद अंत होता है। अब एक बात है, इतिहासकार है जिसका नाम है मिनहाजुस सिराज। ठीक है, हम इतिहासकार और उनकी पुस्तकों की चर्चा पहले ही कर चुके हैं। आज का प्रश्न ये है कि मिनहाजुस सिराज ने कौन सी पुस्तक लिखी। ठीक है,
आगे की बात कंटिन्यू करते हैं। मिनहाज सिराज ने कहा है कि रजिया के पतन का कारण, क्या कारण रहा कि इतनी सक्षम होने के बावजूद भी, सुल्तान पद के सारे गुण होने के बावजूद भी रजिया का पतन हो गया। तो मिनहाज सिराज इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो मानता है वो कारण है रजिया का स्त्री होना। स्त्री होने की वजह से रजिया का पतन हुआ। अगर वो पुरुष होती तो शायद लंबे समय तक वो सत्ता में रहती, लेकिन स्त्री होने की वजह से उसके जो सारे गुण थे वो छुप जाते हैं। ये बात कौन कहता है? मिनहाज सिराज। और आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि इस मिनहाज सिराज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर था वो रजिया को लेकर का था। ये वाला जो क्षेत्र है वो दिल्ली सल्तनत है, और इस क्षेत्र पर दिल्ली सल्तनत यानी गुलाम वंश की शासक इल्तुतमिश, रजिया का अधिकार था भटिंडा, लाहौर, मुल्तान, हासी, दिल्ली, बदायूं और कड़ा। इंपॉर्टेंट बात क्या है, रजिया सुल्तान कब से कब तक, 1236 से 1240, लगभग कितने वर्ष तक, 3.5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। ठीक है, प्रारंभ में गवर्नरों के द्वारा विद्रोह किया जाता है, जिस विद्रोह को वो शांत करती है। तुर्कान ए चिहलगानी के सदस्य जो थे उनकी शक्ति को कुछ हद तक कंट्रोल करती है रजिया सुल्तान, और बलबन आगे जाकर के इन्हें पूर्ण रूप से समाप्त कर देता है। ठीक है, रजिया के विरुद्ध विद्रोह हुए, उन्हें रजिया ने स्वयं दबाया। जब भी उसके गवर्नर या सूबेदारों के द्वारा विद्रोह किया था, वो स्वयं दिल्ली से बाहर जाकर के उस विद्रोह को दबा देती। और ये बात एतगिन अच्छे से जानता था कि दिल्ली में रहकर रजिया को परास्त करना सफल नहीं है, इसलिए उसने विद्रोह बाहर करवाए कबीर खां अयाज और अल्तुनिया के द्वारा। और जैसा उसने सोचा वैसा ही हुआ। पहली योजना असफल हो गई थी, दूसरी योजना सफल हो गई एतगीन की, और एतगीन ने बहराम शाह को सुल्तान बनाया, स्वयं अमीर ममालिक के पद पर नियुक्त हुआ, किंतु संबंध दोनों में खराब हो गए, इसीलिए बहराम शाह ने एतगीन को मरवा दिया। अब इसके बाद 3 शासक और बनेंगे जो इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी होंगे, जिनमें बहराम शाह, मसूद शाह और नासरुद्दीन होंगे। तो आगे क्लास में हम इन तीनों सुल्तानों को एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि इनका कुछ महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहता। इनके समय जो सत्ता रहती है वो तुर्कान चिहलगानी सदस्यों के हाथ में रहती है। जब तक उनके नियंत्रण में कार्य करेंगे तब तक वो सुल्तान रहेंगे, उनके नियंत्रण से बाहर होने के बाद में वो सुल्तान नहीं रहेंगे। तो तुर्कान चिहलगानी किंग मेकर बन जाते हैं, और जब नासरुद्दीन सुल्तान बनेगा तो उसके समय संपूर्ण सत्ता यानी तुर्कान चिहलगानी की जो कमान है वो एक व्यक्ति के हाथ में आ जाएगी, बलबन, और उसकी मृत्यु के बाद में बलबन ही क्या बनता है, सुल्तान। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।